हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग देख रहे हो, ये अभी मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भी वीडियो को इस चैनल पर आप देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो हमेशा की तरह आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। तो आज जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़की है और बहुत तेज़ तर्रार थी। पढ़ने में भी बहुत तेज़ और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अब लड़की जब धीरे धीरे जवान हुई, हर क्लास में पास होते गई, तो धीरे धीरे जवान हो गई, तो लड़की का हुनर को देख के लड़की खूबसूरत है, पढ़ लिख रही है। तो होता है ना, जो आसपास वाले या फिर रिश्तेदार होता है, उन लोग के नज़र में आते हैं तो लोग रिश्ता ढूंढने लगते हैं। और माँ बाप भी कहते हैं, खास करके लड़की के माँ बाप तो कहते हैं भाई कोई अच्छा लड़का मिले तो हम लोग शादी करवा देंगे। तो ऐसा ही होता है। एक लड़का के बारे में किसी ने बताया, जो देखो, पास के गांव में एक लड़का है। लड़का के पास बहुत सारी ज़मीन है, एक कह सकते हो ज़मींदार है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगा अगर तुम्हारे लड़की का शादी उस लड़का से हो जाए। लड़का भी बहुत अच्छा है, कोई गलत चीज़ का संगत नहीं और कोई नशा पानी नहीं करता है। तो किसी भी लड़की के परिवार के लिए, किसी भी लड़की के माँ बाप के लिए शरीफ और अच्छा लड़का ही चाहिए, और उसके भविष्य अच्छा हो, ऐसा बैकग्राउंड भी रहना चाहिए। तो जब उस लड़का के बारे में बताया जाता है, तो लड़की के परिवार जो है फ़ौरन हाँ कर देते हैं, जो ठीक है। अब लड़की की उम्र भी 26 साल हो चुकी थी, तो इसीलिए लड़की के परिवार जो है तुरंत उस शादी के लिए रज़ामंदी होता है। और फिर बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद लड़की का ख्वाहिश थी जो वो आगे पढ़ाई जारी रखे, कंटिन्यू करे। तो लड़के के परिवार तो मान लिया, लड़का भी मान लिया, चलो ठीक है। ऐसे ही शादी के बाद ऐसा कौन सा काम रहेगा, हमारे घर में तो इतना ज़्यादा लोग है ही नहीं, बस छोटा सा परिवार है और लड़की फ्री रहेगी। तो शादी के बाद वो अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करना चाहती थी वो लड़की। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो पढ़ाई जारी भी रखा था, लेकिन इसी बीच जो है लड़की धीरे धीरे एक नहीं दो दो बच्चों की माँ बन जाती है। अब जब दो दो बच्चों की माँ हो बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाते हैं, और बच्चे का देखभाल, घर का भी थोड़ा बहुत काम काज, तो उसका उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था जो पढ़ाई के लिए। तभी पति ने कहा, जो देखो बहुत हो गया, आप पढ़े लिखे करो भी क्या, आप बच्चे लोगों को संभालो, घर परिवार संभालो, बहुत हो चुका है। तुमने जितना पढ़ लिया बहुत हो गया। तुम्हें तो कोई नौकरी तो करना तो है ही नहीं, घर पर ही रहना है, हाउस वाइफ बनकर रहना है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने बच्चे लोगों को देखभाल करो और घर परिवार को देखभाल करो। लड़की भी मान जाती है, जो पति सही कह रहा है, पति तो कुछ गलत नहीं कह रहा है। वो बच्चे लोग भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो पढ़ाई उसके रुक जाती है। अब जब पास के गांव में मायके थी, तो जब भी मन करता, उस लड़की की जब भी मन करती, अपने पति को कहती जो चलो ना आज माँ के वहाँ से घूम के आती हूँ। पति भी मान जाता है, बाइक उठाते और वो लड़की जो है दोनों बच्चों को लेकर अपने पति के साथ मायके जाया करती थी। ज़्यादा दूरी में नहीं था, बाइक से आना जाना करता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, तारीख थी 27 मई, 27 मई 2025 की बात कर रहा हूँ। जब वो लड़की अपने दोनों बच्चों और पति के साथ मायके आ रही थी, ससुराल के गांव छोड़ती है, अपने गांव में एंट्री होती है, यानी मायके गांव में एंट्री होती है, होने के बाद ही वो लड़की कहती है जो मुझे किसी से मिलना है, मेरी सहेली से मिलना है, बहुत दिनों से वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है, बातें कर रही है, तू मायके आती है मुझसे नहीं मिलती है, तो आज मैं उससे मिलकर फिर मैं घर आती हूँ, यानी अपने माँ के पास आती हूँ। तुम लोग जो है दो, यानी अपने पति को कह रही है, जो तुम दोनों बच्चों को लेकर पहुँचो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगी। अब उसकी गाँव थी तो इसीलिए पति भी जो है उसको उतार देते हैं, और उतारने के बाद दोनों बच्चों के साथ वो ससुराल पहुँच जाती है, यानी उस लड़की के मायके पहुँच जाती है। अब उस लड़की के माँ बाप भी पूछते हैं जो बेटी कहाँ रही है, तो दामाद ने सब बताया जो ऐसा ऐसा है, गांव के मोड़ पे उतर गई, वो उसको किसी से मिलना है, उसका कोई सहेली है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते गया, दिन खत्म हो गया, सब लोग हैरान हो रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ बता रहे हैं, लड़की का कोई पता नहीं, उस महिला के बारे में कोई नहीं देखा, कोई पता नहीं। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। दूसरा दिन सुबह सुबह घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते, पूरी बात बताता है,
मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं, लेकिन फिर भी उस महिला का कोई सुराग नहीं। सारे रिश्तेदारों को बताया जाता है, गांव वाले को बताया जाता है, सारे गांव को पता लग गया था, दोनों गांव में, उस लड़के के गांव वाले और इस लड़की के गांव वाले, दोनों गांव वाले को पता चल गया जो वो महिला रास्ते से कहीं गायब हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ दिन बाद वो उस महिला के बारे में जानकारी मिलती है पुलिस वाले को। वो महिला जो है सीधा दूसरे एक राज्य में उसके बारे में पता चलता है, और वो महिला जो है जिंदा नहीं थी, वो मरी हुई थी और उसको मार कर किसी ने नदी में, यानी झील जैसा है, उसमें फेंक दिया था। और वो तैरते हुए किनारे आए तब लोगों की नज़र पड़ा। वाकई हैरान कर देने वाली ये कहानी है। पूरा डिटेल जब आपको बताऊंगा ना, आप सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जो कोई शादीशुदा महिला, दो दो बच्चों की माँ होकर, सब सुखी परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया जिसके चलते उसको मौत मिली। तो पूरा कहानी इसी वीडियो में। तो घटना है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है जालौन, और इसी जालौन का एक गांव लगता है कठोर। कठोर गांव में रहने वाली पुष्पा महिला जो है, उसी के ऊपर कहानी है। पुष्पा की शादी जो है 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले पास के गांव में डगोर करके एक गांव है, जो कठोर गांव के बिल्कुल बगल वाला गांव होता है उस गांव का नाम होता है कठोर। कठोर गांव में रहने वाला ऋषि तिवारी के साथ हुआ था। जब ऋषि तिवारी के साथ शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार सब खुशहाल, लड़का भी अच्छा था। ऋषि तिवारी जो है वो एक तरीके देखा जाए तो छोटा मोटा जमींदार था, उसके पास कई एकड़ जमीन था और उस जमीन में फसल उगाते, लोगों को भी देता और लोगों से मुनाफा कमाते। वही सब कुछ चल रहा था जिंदगी में। और इस पुष्पा से शादी होने के बाद 5 साल पहले 2 बच्चे आ जाते हैं। दोनों बच्चे का जिम्मेदारी पुष्पा के पास आ जाती। पुष्पा भी बहुत खुश थी अपने पति से। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर रख लेते हैं, और वो एक लड़का होता है। ट्यूशन टीचर जो है उसी डागौर गांव का ही रहने वाला होता है, लेकिन ट्यूशन टीचर जो है वो दिल्ली में, जब वो गांव में था तो बच्चे लोग को पढ़ा दिया करता था, उसको थोड़ा बहुत जेब खर्चा मिल जाता था, यानी पॉकेट मनी मिल जाता था। ऋषि तिवारी जो है उस व्यक्ति को 1000 रुपये दिया करता था पर मंथ, दोनों बच्चों को ट्यूशन देने के फीस। वही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन उस बंदे को दिल्ली में नौकरी लग जाता है, वो दिल्ली में चला जाता है, दिल्ली में रहता है, नौकरी करता, एक होटल में काम करता, प्राइवेट होटल। और वो गांव तो अक्सर आता था, लेकिन जब गांव आता था तो ऋषि तिवारी कहता था, भाई तू जिस हिसाब से मेरे बच्चे लोगों को पढ़ाता है ना, वैसा टीचर तो मिलना मुश्किल है। मैं तुझे प्रेशर नहीं करूँगा, तू जब गाँव आता है तो मेरे घर में आया कर, और मेरे बच्चे लोगों को, तू जितना दिन भी रहता है गाँव में, मेरे बच्चे लोगों को ट्यूशन दिया कर, पढ़ाया कर। अब वो बंदा भी ऋषि तिवारी का बात सुन के जितना दिन भी गांव में रहता, घूमता टहलता और टाइम मिलता तो उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। वही सब चल रहा था। लेकिन इसी बीच, जैसे कि मैं बताया शुरू में, ऋषि तिवारी जो है अपने पत्नी को लेकर अक्सर अपने ससुराल जाया करता था, पास में था। बीवी का जब भी मन करती तो पति को कहती, पति बाइक पर बिठाकर लेके जाता। लेकिन 17 मई 2025 की बात है, जब वो महिला का नाम पुष्पा जो है अपने पति को कहती है, ऋषि तिवारी को, जो चलो ना, बहुत दिन हो गया, करीब 15 दिन हो गया मायके नहीं गई हूँ, तो चलो आज घूम के आते हैं। पति भी कहता चलो ठीक है, जाते हैं, जब मन करता तब आ जाता। तो इसीलिए ऋषि तिवारी जो है अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाकर लेकर जा रहा था। जैसे ही डागौर, क्योंकि डागौर का रहने वाला था ऋषि तिवारी और पास वाला गाँव कठोर का पुष्पा थी, तो जैसे कठोर गांव में पहुंचती है बाइक, तो पुष्पा कहती है अपने पति को, जो मुझे यहाँ उतार दो, मुझे किसी से मिलना है, मेरी सहेली बहुत दिनों से वो जिद कर रही है, जो तू इतनी बार आती है मायके, तो मुझसे मिलने का तुझे मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो आज मैं उससे मिलकर फिर मैं घर आती हूँ, तुम लोग घर पहुँचो। अब ऋषि तिवारी भी सोचता चलो ठीक है, उतार देते, थोड़ी देर में वो आ जाएगी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अब इंतज़ार करने लगता है, जो पत्नी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर होते होते शाम हो जाती है। पुष्पा को कई मरतबा फ़ोन लगाया जाता है ऋषि तिवारी द्वारा, ऋषि के ससुराल द्वारा, लेकिन पुष्पा का फ़ोन का स्विच ऑफ हो गया था, मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन ही नहीं लग रहा था।
अब क्या करें? जिस मोड़ पे उतारा गया उस मोड़ के बारे में ससुराल वाले को बताया जाता है। जो आपके गाँव में एंट्री होते ही, हमारे गाँव छोड़ने के बाद ही जो मोड़ आते हैं, वहाँ पे उतर गई। कहने लगी कि यहाँ पे कोई उसका सहेली है, उससे मिलकर वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता कौन उसके सहेली है, मुझे नहीं पता। बस मैंने वहाँ पे उसको उतारा। घर वाले परेशान। धीरे धीरे बात आस-पास वाले पड़ोसी को पता चलने लगा, लेकिन किसी की नज़र में पुष्पा नहीं आई थी। उस इलाका में भी जाकर, जहाँ पे मोड़ पे उतारा था, वहाँ पे भी जाकर कुछ लोगों से पूछताछ किया। जो यहाँ पे जो गाँव में रहने वाली पुष्पा है, उसके पिता का नाम बताया जाता है, उसकी लड़की है। किसी ने देखा है? सारे लोग ने कह दिया, नहीं भाई, ऐसा तो किसी महिला को, किसी पुष्पा को नहीं देखा गया। देखते ही देखते पूरी रात, 27 और 28 मई की रात खत्म हो जाती है। 28 में सुबह आ जाती है। अब घर वाले को लोगों द्वारा सलाह मिलते हैं, जो एक काम करो, पुलिस स्टेशन में जाओ, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराओ। ये लोग भी जाते हैं, परेशान थे। जाकर पुष्पा के बारे में सब कुछ बताते हैं। बताने के बाद पुलिस वाले भी जो है, लोकल पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है। पुष्पा का तस्वीर, फ़ोटो वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है। मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। पूरा डिटेल सब कुछ ले लिया जाता है पुलिस द्वारा। अब पुलिस वाले भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा का कोई आता पता नहीं। तो इधर और भी एंगल ढूंढ रहा था, किसी के साथ अफेयर वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं था। पति भी क्लीन चिट दे देता है। और पति के बारे में भी पुलिस ने थोड़ा शक के बिना पर छानबीन किया तो पता चला पति तो एकदम सीधा साधा, कोई मैटर में उसका नाम नहीं है, तो एकदम गुड मैन है। तो पति का भी क्लीन चिट। तो फिर वो महिला जा कहाँ सकती है? पुलिस के लिए भी चैलेंज था, लेकिन मिल नहीं रहा था। देखते ही देखते जो ये घटना जो है बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि दोनों गाँव में सारे लोगों को पता था। कठोर गांव में जो पुष्पा का गांव होती है, उस गांव में सारे लोगों को पता चला। और जो डागोर गांव है, जो ऋषि तिवारी का गांव, यानी पुष्पा के ससुराल, उस गांव में भी ढंडोरा पीट चुका था। जो ऋषि तिवारी का पत्नी ऋषि तिवारी के साथ कहीं जा रहे थे और बीच रास्ते में उतर कर वो गायब हो गई, भाग गई किसी के साथ। बदनामी वाली बात थी। देखते देखते दिन बीत रहा था, पुलिस को भी कामयाबी नहीं मिल रहा था। खबरी को लगवाया गया, सारे डिटेल चेक किया गया था, लेकिन कुछ मतलब नहीं। तभी एक खबर आती है। खबर जो है, जो पुष्पा है, उसके मोबाइल का लोकेशन जो है दिल्ली बताया जा रहा था। अब दिल्ली में, यहाँ जालौन से दिल्ली वो क्या करने गई, किसी को समझ में नहीं आया। तो पूछताछ किया, खास करके पति से पूछताछ किया, ऋषि तिवारी से, जो दिल्ली में कोई है क्या। और पुष्पा के परिवार से भी पूछा गया। तो दिल्ली में ऐसा तो कोई रिश्तेदार कोई रहता नहीं है जो बताए। लेकिन ऋषि तिवारी के मन में एक नाम चल रहा था, लेकिन वो पुलिस को बताता नहीं है, क्योंकि बस उसके मन में थोड़ा सा शक हुआ था। जो ऐसा तो नहीं उसके पास गई हो, लेकिन वो बात पुलिस वाले को नहीं बताता। अब सारे लोगों ने इनकार कर दिया, दिल्ली में कोई ऐसा जान पहचान वाला नहीं है जिसके पास पुष्पा जा सकती है। ये खबर बहुत जगह में फैला, लेकिन 7 जून को एक खबर उस पुलिस स्टेशन पे आती है। और ये खबर आती है उत्तराखंड का ही एक जगह है भीमताल। और उस भीमताल के पुलिस वाले से खबर आती है, पुलिस स्टेशन से। इस जालौन के जिस इलाका में लोग रहता था, उस पुलिस स्टेशन में, क्योंकि स्टेशन का अलग अलग एक रूट रहता है खबर पहुंचाने का। जब किसी का पहचान नहीं होता, जब किसी का मिसिंग कंप्लेन होता है, सारे पुलिस वाले को दे दिया जाता है। अब उत्तराखंड का भीमताल से वो खबर आती है, जो यहाँ पे एक लड़की, एक महिला की लाश मिली है, जो तालाब में तैरते हुए, एक झील जैसा है, तालाब भी नहीं है, लंबाई सी है, झील जैसी तैरते हुए मिली है। और आप लोगों ने जिस फोटो को सर्कुलेट किए थे हमारे थाने में और जानकारी जुटाने की कोशिश किया, मिसिंग है वो महिला, उसके फोटो से इस महिला का चेहरा मिलता जुलता है। वैसे तो बॉडी सड़ चुका है, फिर भी हम लोगों को लग रहा है जो वो महिला हो सकती है। तो उनके कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान वाले को भेज के जरा स्नात कर लीजिए। हमारे यहाँ मोर्चरी में रखा हुआ है, उत्तराखंड का भीमताल में। अब इस पुलिस स्टेशन को खबर आती है, तो पुलिस वाले जो पुष्पा के परिवार से कांटेक्ट करता है, ऋषि तिवारी से कांटेक्ट करता है। ऋषि तिवारी को बताया जाता है, देखो उत्तराखंड का भीमताल एक जगह है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक महिला के झील में तैरते हुए बॉडी मिली है। उसका बॉडी वहाँ पे मोर्चरी में रखा हुआ है, आप लोग जाकर एक बार स्नात कर लो, हो सकता है आपके घर की महिला हो, आपके पत्नी हो। ऋषि तिवारी को बताया जाता है। ऋषि तिवारी को सुनने के बाद ही तो होश उड़ जाता है, जो कभी दिल्ली बता रहा है तो कभी उत्तराखंड। फिर भी एक झटका जैसा लगा, लेकिन यहाँ दोनों बच्चे का भी रो रो के बुरा हाल, माँ नहीं मिल रहा है। तो ऋषि तिवारी और ऋषि तिवारी का पिता जो है,
9 जून को उत्तराखंड के वही भीमताल इलाका पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां के पुलिस वाले जो है मोर्चरी में ले जाता है और उस महिला के बॉडी को दिखाया जाता है। जैसे ही चेहरा देखता है ऋषि तिवारी तो चीखें निकल आते हैं, क्योंकि वो महिला जो है पुष्पा ही होती है। ऋषि तिवारी को उसका पिता संभालते हैं और उसके बाद खबर मिलती है जो हाँ पुष्पा मिल चुकी है। उत्तराखंड का भीमताल इलाका में है, लेकिन पुष्पा मर चुकी है। उसके बॉडी तालाब में तैरते हुए मिली है पुलिस वाले को। पोस्टमार्टम हो चुका था। अब उसके बॉडी जो है इस जो जालौन का पुलिस थाने में रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का वो मामला था। उसके बाद अब छानबीन होता है। तब फिर से ऋषि तिवारी को पूछा जाता है, जो बताओ कौन कर सकता है किसी के ऊपर शक, लेकिन ऋषि तिवारी का शक किसी के ऊपर नहीं था। पुलिस वाले अब पुष्पा के कॉल डिटेल चेक करता है। कॉल डिटेल चेक करने के बाद एक नंबर मिलता है। वो नंबर सबसे पहले तो लोकेशन चेक करता है, दिल्ली में दिखा रहा था, फिर दिल्ली से उत्तराखंड दिखा रहा था। ये सारे रूट पे चेक कर रहा था। तो जब उत्तराखंड में लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन उसी लोकेशन के साथ एक नंबर का लोकेशन और दिखा रहा था उस पुष्पा के मोबाइल के लोकेशन के साथ साथ। अब उस नंबर का पूरा डिटेल निकाला, जो ये किसका नंबर है और इस पुष्पा के नंबर के साथ इसका क्या कनेक्शन है। हो सकता है इसी व्यक्ति ने पुष्पा को मारा होगा, जो भी होगा। तो जब उस नंबर का डिटेल निकाला गया तो पता चला वो नंबर जो है अभिषेक नाम का एक लड़का का होता है। अभिषेक का नाम जैसे ही पुलिस वाले को मिलती है, अभिषेक का नाम ऋषि तिवारी के सामने बताया जाता है। जो तुम किसी अभिषेक को जानते हो? ऋषि तिवारी तुरंत बोल पड़ते हैं, हाँ मुझे शक है उस अभिषेक के ऊपर। तो पुलिस वाले पूछता है, जब तुमको पहली बार पूछा गया, जब तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रहा था, तब तुमने तो किसी के ऊपर शक नहीं जताया, तुमने अभिषेक का नाम क्यों नहीं बताया? तब ऋषि तिवारी कहता है, जो मेरे मन में बस थोड़ा सा जरा सा शक हुआ था अभिषेक के ऊपर, क्योंकि अभिषेक ही है जो मेरे गांव से दिल्ली में रहकर काम करता है और अभिषेक जो है मेरे घर भी आया करता था। पुलिस वाले पूछता है, अभिषेक तुम्हारे घर में क्यों आता था? तब ऋषि तिवारी बताता है, अभिषेक मेरे बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। पहले जब वो दिल्ली में नहीं गया था तब वो गांव में ही रहता था। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, वो अच्छा पढ़ाता था, तो मेरे घर आकर बच्चे को ट्यूशन दे दिया कर। मैं उसके बदले में उसको 1000 रुपये फीस भी देता था। 1000 रुपये फीस देता था, दोनों बच्चों को 1-1 घंटा पढ़ाता था दिन में। और फिर जब उसका दिल्ली में नौकरी लगा, वो दिल्ली चला जाता, लेकिन वो घड़ी घड़ी आता था। महीना 1.5 महीने में वो आता, फिर महीना रुक के जाता। तभी मैं फिर से उसको बोला, देख भाई तू जब तक गाँव में रहेगा तो अच्छा पढ़ाता है, मेरे बच्चे को ट्यूशन दिया कर। तो इस बात को भी मान जाता और वो मेरे घर आया करता था और दिल्ली काम करता था किसी होटल में। अब जब अभिषेक के बारे में इतना कुछ सब कुछ बताया तो पुलिस का काम था अभिषेक को पकड़ना। अभिषेक का लोकेशन जब चेक करता है तो उसी जालौन में ही दिखा रहा था, क्योंकि वो जालौन डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त मौजूद था। पुलिस का टीम पहुंचता है और अभिषेक को पकड़कर थाने लाता है। थाने लाकर जब उस पुष्पा के बारे में पूछा जाता है, ऐसे कोई आसानी से थोड़ी बता देगा कि जो मैं है, हाँ मैं नहीं मारा उसको, मेरे साथ ऐसा ऐसा था। हर मुजरिम के जैसा, जो पेशेवर मुजरिम तो झूठ बोलता ही है, वो भी झूठ का ही सहारा लिया अभिषेक। अभिषेक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं उसके घर में जाया करता था, लेकिन पुष्पा के मौत के पीछे मेरा क्या हाथ हो सकता है। लेकिन जो टेक्निकल एविडेंस है पुलिस वाले के पास मौजूद था, उसके साथ बातें करना, पुष्पा के मोबाइल से उसका नंबर निकालना, उसके लोकेशन दिल्ली से, दिल्ली जहाँ पर काम करता था अभिषेक, वहाँ से भी जाकर जब पुलिस वाले ने पूछताछ किया तो वहाँ के और भी कर्मचारी बताया, हाँ एक महिला आई तो थी, लेकिन उसके बाद अभिषेक उसके साथ वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ पर वो रुका नहीं और दूसरी जगह चला गया। अब हम लोग को नहीं पता उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है, कौन है रिश्ते में, इतना तो हम लोग नहीं बता सकते डिटेल में। ये सब कुछ उस दूसरे कर्मचारी ने अभिषेक के बारे में बताया। ये सारी एविडेंस जब अभिषेक के सामने रखा और अभिषेक के पास कोई चारा नहीं बचता झूठ बोलने का, तो आखिरकार अब अभिषेक भी सोच लेता है सच बता देना ही बेटर है, नहीं तो पुलिस अपना तरीका इस्तेमाल करेगा तो उसको कहीं चोट पहुँचेगा। इसीलिए अभिषेक पूरी बात बताता है, जो हाँ साहब मैंने ही पुष्पा को मारा। मारने का पीछे का जब मोटिव बताता है, कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर गलती पुष्पा का ही। भले ही अभिषेक ने उसका मर्डर किया, उसने तो क्राइम किया, जुर्म किया, उसका भी गलती है, बहुत बड़ा गलती है, लेकिन देखा जाए तो पुष्पा का ज़्यादा गलती है। अब क्यों है, पूरी कहानी अभिषेक कुछ यूँ बताता है। अभिषेक बताता है, जब मैं उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन देने जाया करता था तो ऋषि तिवारी जो है
वो घर पर ज़्यादा टाइम मौजूद नहीं रहता, वो खेती-बाड़ी सँभालता था। मैं ट्यूशन देने जाता तो उसके माँ पुष्पा, दोनों बच्चों की माँ पुष्पा से भी मेरी बातचीत होती और बातचीत होते-होते धीरे-धीरे हम दोनों अब हँसी-मज़ाक करने लगे। फिर मज़ाक करते-करते हम दोनों करीब आए और करीब आने के बाद फिर हम दोनों के बीच में वो जिस्मानी संबंध बनने लगे। लेकिन जब जिस्मानी संबंध पहली बार हमने बनाया, मैं और पुष्पा, तब मैंने एक शर्त रखा था, पुष्पा से कहा था, जो देखो, ये जो हम दोनों के बीच का रिलेशन है, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन तुम ये प्रेशर मत करना जो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम्हारे पास 2-2 बच्चे हैं, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अगर फिर भी तुम इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहती हो, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। उस टाइम जो है पुष्पा सारे शर्त मान ली थी, जो ठीक है, मैं अपने पति से खुश हूँ, तो तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। हम दोनों का जो रिश्ता है, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? तो मैं इस रिश्ते को जो है कंटिन्यू चलाते गए। लेकिन कुछ समय 2 साल तक चलने के बाद अब पुष्पा जो है मुझे कहने लगे, जो एक काम करो, मैं जो हूँ ना, मेरे पति से ज़्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। अब मैंने उसको फिर से वो वादा याद दिलाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रही, नहीं, वो वादा छोड़ो, देखो, तुम्हें मुझे अपनाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा भंडा फोड़ दूँगी। अब मैं सोच लिया, भाई, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मुझे इस गाँव को ही छोड़ना बेटर होगा। मैं गाँव छोड़ के दिल्ली पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे मैं काम करता था। अब जब मैं घड़ी-घड़ी आता था गाँव आना भी बंद कर देता हूँ, ताकि उससे ना मिल पाऊँ, उसके घर ना जा पाऊँ। लेकिन 28 और 29 तारीख की रात को, मई महीने में 28 और 29 मई के तारीख में, वो मैं जिस जगह पर काम कर रहा था, उस होटल में वो जा पहुँची। मेरा नाम पूछते हुए पहुँच गई। मैं तो जब पुष्पा को देखा, मेरा पैर तले ज़मीन खिसक गया, मेरा होश उड़ गया। मैं अब समझ ही नहीं पाया, लेकिन तुरंत मैं जो है पुष्पा को वहाँ से लेकर एक जगह पे रुकता हूँ। रुकने के बाद उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो समझने के लिए वहाँ पर नहीं गई थी। वो तो मेरे साथ रहने के लिए गई थी। उसने कहा, पुष्पा, जो मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ तुम्हारे लिए, पति को छोड़ चुकी हूँ, बच्चे को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई और किसी को पता नहीं मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे अपनाना होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर दूँगी और मैं पुलिस में जाकर तुम्हारा रिपोर्ट दर्ज कराऊँगी। मुझे सीधा-सीधा धमकी देने लगी और जब वो दिल्ली पहुँच सकती है, तो इसीलिए मैंने सोचा, अरे ये तो मेरा एकदम भंडाफोड़ कर ही रहेगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको समझाया और कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो वही सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरा काम की जगह है, यहाँ से कहीं हम लोग और चलते हैं। तो मैं उसको बहला फुसला कर उत्तराखंड ले जाता हूँ, वही भीमताल इलाका में ले जाता हूँ, उत्तराखंड का। ले जाकर एक होटल में हम लोग रुकते हैं। रुकने के बाद उस रात को जो है, मैं उसको शराब पिलाता हूँ। वो ऐसे शराब तो पीती नहीं थी, लेकिन मैं उसको शराब पिलाता हूँ। उसको नशे में लाने के बाद उसको मैं समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नशे में भी मुझे धमका रही थी। तब मैंने सोच लिया, जो ये आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुरंत मैं फैसला करता हूँ, इसका एक ही रास्ता है इसको मेरी ज़िंदगी से हटाने का। और मैं उस पुष्पा को लेकर, सुनसान इलाका था, बाहर निकालता हूँ घूमने के नाम पे। वो फुल नशे में थी। एक झील के किनारे पे जाता हूँ। जाने के बाद उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो समझती नहीं। तभी मैं जो है उसको धक्का दे देता हूँ। अब वो फुल नशे में थी, तैरना नहीं जानती थी, तो वो पानी में गिरी। मैं देखता रहा। थोड़ी देर में जो है उसका अब हलचल बंद हो गया, तो मुझे लगा वो ख़त्म हो गई। मैं वहाँ से चुपचाप निकल कर सीधा दिल्ली पहुँच जाता, जहाँ पर मैं ड्यूटी करता था। अब वहाँ पर ड्यूटी करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना। ये पूरी बात बताते हैं। पूरी बात जब दोनों परिवार को पता चला, कठोर में जो पुष्पा के परिवार मायके वाले को पता चला, और डागोर में जो ऋषि तिवारी का परिवार को पता चला, ऋषि तिवारी को पता चला पुष्पा का सच्चाई, पुष्पा का हकीकत, किसी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। किसी को यकीन करना इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो महिला का इससे पहले कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग नहीं थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतने गिर चुकी थी, इतने गंदा काम को अंजाम दे रही थी। पति रहते हुए पति को धोखा देकर एक नौजवान लड़का के साथ वो ऐसे घिनौना काम को अंजाम दे रही थी, और
पिछले 2 सालों से सब कुछ चल रहा था। लोग तो हैरान हो गया था, जो विश्वास करे तो किसके ऊपर करे। फिलहाल वो था वो पूरा डिटेल जो उत्तर प्रदेश का जालौन डिस्ट्रिक्ट में, और जालौन डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव लगता है, बल्कि 2 गांव से जुड़ा हुआ है, एक तो कठोर और दूसरा टागोर बहरहाल। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।